नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी मार्केट में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सुनंद सुब्रमण्यम, चॉइस ब्रोकिंग के। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल हैं, पूर्व चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। मनोज जैन हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के। और हमारे साथ होंगे अतुल चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट सी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे चांदी की, क्योंकि चांदी में जोरदार गिरावट आई है और रिकॉर्ड ऊंचाई से चांदी के दाम 25% तक टूट चुके हैं। तो अब क्या यहां से और गिरावट बाकी है या जितनी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है? इसी पर हम पहले बात करने जा रहे हैं। और पहला सवाल नितिन जी आपसे ही मेरा होगा, क्या चांदी का भाव यहां से और नीचे जाने वाला है? मृत्युंजय जी, $21-22 तक के करेक्शन की थोड़ा अंदेशा थी, और खास करके जो लॉकडाउन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल यूज कम हो रहा है और डॉलर इंडेक्स काफी मजबूत हुआ है, 94 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स देख के 2 दिन से अंदेशा आ गया था। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो करेक्शन है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जो गैप डाउन मिल रहा था और जो डिस्पेरिटी चल रही थी वो लगभग भाव लेवल में आ गए। अगर लेवल में आ गए इसका मतलब डिमांड अच्छी है, और डिमांड अच्छी है तो अभी आगे आने सीजन के हिसाब से अब मुझे लगता नहीं कि इस भाव से ज्यादा नीचे जाएगा। तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। सर, आप कहते हैं कि गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन जिन लोगों ने 70,000 पे खरीदा होगा उनके 20% तो साफ हो गए। चांदी को लेकर कई लोगों ने आशंका जाहिर की है कि चांदी से दूरी अच्छी है, दूरी बहुत जरूरी है। आप इससे एग्री करते हैं क्या? मृत्युंजय जी, मैंने जितने भी इंटरव्यू आपके टीवी पे दिया, हर बार मैंने बोला था कि आपके बाइंग को स्प्लिट करिए और हर मौके के लिए तैयार रखिए। तो ये जो भी अगर जिनका इंस्टॉलमेंट बचे हैं उन्होंने ये आखिरी इंस्टॉलमेंट करके इसमें लेना चाहिए। और अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, और मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स जैसे ही थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि कहीं से भी अच्छे सिम्टम्स नहीं है। और जब तक यूएस के चुनाव है आपको तेजी मंदी काफी मिलने वाली है। आपको सोने में 2-4 हजार की तेजी मंदी है कंटिन्यूस मिलेंगी। जो इसमें अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकता वही इसमें फायदे में रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो आपकी राय ये है कि चांदी में आप बाइंग करनी चाहिए। चलिए, ये तो लॉन्ग टर्म की बात हुई, लेकिन आज के कारोबार में सुनंद क्या करना चाहिए चांदी में इस भाव पर? देखिए, आज के कारोबार की बात करें तो अभी भी सेलिंग का मौका बनते हुए दिख रहा है। पहले तो हमें काफी अच्छा गिरावट देखने को मिला था 56,000 तक, और अभी काफी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। अभी जो करंट भाव चल रहा है तो 57,200 के लेवल से जो काफी अच्छा सेलिंग लेवल दिखाई दे रहा है। आज का जो लो लेवल है 56,000 लेवल तक का, वहां पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो और टारगेट मेंटेन कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रखना चाहते हो तो 57,600 के लेवल पे रख सकते हो। मेरा ये मानना है कि जो अभी भी जो यूएस का इकोनॉमिक डेटा है वो काफी कमजोर देखने का अनुमान दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी फेड का सेशन चल रहा है ये पूरे हफ्ते में, और इतना खास डेवलपमेंट हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। और दूसरी बात करें तो आज शाम के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डेटा आएगा, जिसके वजह से मार्केट का ये उम्मीद दिखाई दे रहा है कि काफी नेगेटिव देखेगी, जिसके वजह से और भी दबाव देखने को मिलेगा। जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला ये एक अच्छा सेलिंग लेवल का मौका दे रहा है। तो मेरा मानना है कि 57,200 लेवल पे आप सेलिंग करो। 56,000 तक आज के जो लो लेवल बना है वो वहां पे फिर से टारगेट रख सकते हो, और 57,500 के ऊपर तक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। ठीक है मनोज जी, आप बताइए, 57,200 के करीब है इस वक्त चांदी का भाव। इस भाव पर अगले 6 घंटे के लिए, आज की क्लोजिंग तक के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल भाव बना सकता है जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। मेरा 57,500 आसपास के अगर मिल तो इक्वाली ही 58,200 के नीचे की रणनीति करना चाहिए। 58,200
पर सस्टेन होना स्टार्ट होगी तो फिर वहाँ खरीदारी करें। वर्तमान स्तरों पर यहाँ 200 से 300 का उछाल आता है तो बिकवाली कर सकते हैं। 56,000 तक के जो है स्तर वापस से शाम के सत्र में रखते हैं तो थोड़ी बड़ी बिकवाली करना चाहिए। अच्छा, तो आप करें कि 200-300 रुपए दाम बढ़े तो वहां पर बेचिए। 56,000 तक का भाव आपको शाम के कारोबार में आज जब क्लोजिंग मार्केट की होगी तब तक आपको दिख सकता है। ये तो बात हो गई चांदी की। अब बात करते हैं सोने की, गोल्ड की। गोल्ड पर नितिन जी अब आपका नजरिया क्या है? गोल्ड के दाम भी काफी कम हो गए हैं, 50,000 के नीचे आ गए हैं भाव। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश के लिए क्या बाइंग शुरू कर देनी चाहिए या और थोड़ी गिरावट का इंतजार करें? क्या करें? देखिए, बॉटम तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन जैसा कि स्प्लिट और एसआईपी बताया है, वो एसआईपी के हिसाब से अभी लास्ट बाइंग हो जाना चाहिए। फिर भले लेने के बाद 100-200 कम ज्यादा होते रहते ही है, लेकिन ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और आगे जिनके घर में मैरिजेस है उन लोगों ने तो निश्चित ही बाय करना चाहिए। एक बार इन्वेस्टर भले राह देख सकता है, लेकिन जिनके घर में मैरिजेस है, कोई ओकेजन है, उन लोगों ने जरूर बाय करना चाहिए इस रेट में। कि यूएस के फिगर जो है आज वो कोई तो क्या टारगेट ध्यान में रखें एक साल के लिए? एक साल के लिए देखिए फिर से 58,000 से 60,000 के आसपास निश्चित आने के चांस है, क्योंकि ये दोनों अपेक्षा कर रहे थे $2,100 की हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं इस साल के अंत तक के। अच्छा, ठीक है। तो आप करें कि दोबारा एक बार 60,000 का लेवल मतलब एक साल में दिख जाएगा गोल्ड में, जो अनुमान पहले लगाया गया था। आप कह रहे हैं कि वो टारगेट हासिल हो सकता है आगे चल के। ठीक है, लेकिन आज अगर ट्रेड लेना हो गोल्ड में मनोज जी, तो किस तरह का ट्रेड आप सजेस्ट करेंगे इस भाव पर? मेरा मानना है कि ये जो प्रेशर है आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। सुनंद आप बताएं, सुनंद ताजा भाव पर गोल्ड में क्या करें? ताजा भाव में तो अब अभी भी बिकवाली की साला मेरी रहेगी 49,500 के लेस पे आप सेलिंग कर सकते हो। और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो तो 49,750 के लेस पे ऊपर आप रख सकते हो और टारगेट 49,000 तक आप रख सकते हो। मेरा यही मानना है कि अभी भी थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स में जो रश हो रहा है करेंसी बाइंग में और बुलियन मार्केट में अभी भी लॉन्ग लिक्विडेशन जैसा एक सिनारियो दिखाई दे रहा है, जैसे हमने मार्च मंथ में देखा था, तो अभी भी दिखाई दे रहा है। ये एक संकेत है कि चाहे सेकेंड वेव कोविड-19 भी हो सकता है या ग्लोबल मार्केट्स में फिर से लॉकडाउन आ सकता है। अभी तो कोई कंफर्मेशन आए नहीं है, तो आने तक तो अभी एक फियर सिनेरियो है जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा और करेक्शन देखने को मिलेगा। तो मेरा अनुमान ये है कि 49,500 के लेवल पर आप सेलिंग कीजिए और 49,000 तक आप टारगेट रख लीजिए। स्टॉप लॉस वही है 49,750 का, ऊपर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, ठीक है। तो ये रहा है आपकी गोल्ड के ऊपर। बहुत शुक्रिया नितिन खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतें आने वाले समय में क्या हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और इस खबर का दो रिलेशन है आपसे। जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, अगर कंज्यूमर हैं और गोल्ड सिल्वर के प्राइस को देखने के लिए जुड़े थे तो उनको तो अंदाजा लग गया सोने चांदी के भाव क्या होने वाले हैं। लेकिन अब जरा अपनी सेहत की बात भी आप सुन लीजिए कि आपकी सेहत से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर आई है, और वो खबर ये है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर मस्टर्ड का ऑयल मिलेगा, प्योर सरसों का तेल मिलेगा। इससे पहले ये होता था कि एक सरकार का आदेश था कि मिनिमम 20% ब्लेंडिंग करके ऑयल यहाँ पर मार्केट में बिकता था। कई सारे ऐसे ब्रांड थे जिसमें सरसों तेल में दूसरा ऑयल मिला होता था, और ये ऑफिशियल था, इसमें कोई गलत नहीं था, और ये ऑफिशियल था और उस ब्रांड के नाम से ये मार्केट में बिकता था। उसमें लिखा होता था कि इसमें कौन से ऑयल मिले हुए हैं। लेकिन अब सरकार को इस बात की आशंका है कि चूंकि सरसों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, लिहाजा अब कहीं घटिया क्वालिटी की मिक्सिंग ना होने लगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये रोक लगा दी गई है। यानी अब सिर्फ प्योर ब्रांड मस्टर्ड ऑयल का, उसमें और कोई मिलावट नहीं होगी, ये आपको मिलेगा। तो इससे आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये तो आपकी सेहत का मुद्दा हो गया। दूसरा ये कि इससे सरसों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, आज भी दाम बढ़े हैं, किसानों को फायदा होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी ऑयल हैं जिसकी मिलावट होती थी, चाहे पाम तेल हो चाहे सोया तेल हो, उसकी कीमतों में गिरावट आ गई है। इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी हैं, ऑयल मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं सी के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए जी बिजनेस के साथ। और मेरा पहला सवाल
अतुल जी, आपसे ये होगा, कल देर रात जब आप लोग हम सब सोने जा रहे थे तब ये ऑर्डर आया सरकार की तरफ से, और ये ऑर्डर सरसों को अच्छी नींद दिलाने वाला ऑर्डर था और बाकी ऑयल की नींद खराब करने वाला ऑर्डर था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका पहला रिएक्शन सरकार के इस ऑर्डर पर क्या है और ये कंज्यूमर की हेल्थ के लिहाज से कितनी बड़ी खबर है? देखिए, जहां तक हम लोगों के एसोसिएशन का सवाल है, हम लोगों का स्टैंड हरदम से ये रहा है कि ब्लेंडिंग परमिट होनी चाहिए, बट एडल्ट्रेशन के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। तो हम लोगों को ये लगता है कि सरकार के पास कुछ ऐसी खबरें इन दिनों में आई होंगी कि मस्टर्ड के अंदर और तेलों का जो सस्ते होते हैं मस्टर्ड के मुकाबले, उसकी ब्लेंडिंग काफी ज्यादा और इलीगल ब्लेंडिंग हो रही थी, ऐसा उनके पास शायद खबरें आई। और मस्टर्ड के साथ एक और प्रॉब्लम क्या है कि मस्टर्ड में पंजेंसी जो होती है ना, तो इसमें और दूसरे तेल को ब्लेंड करना आसान हो जाता है, वो मास्क हो जाते हैं तेल। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि अगर तो क्या पंजेंसी मतलब कम हो जाती है? पंजेंसी भी थोड़ी कम हो जाती है, बट वो तो सब गुरु लोग होते हैं तो वो तो सब मेंटेन कर लेते हैं। बट गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे अंकुश लगाना पड़ेगा, तो उसी चक्कर में मैं समझता हूँ ये हुआ है। और जैसे एक कहावत है ना कि स्कॉटलैंड में जितनी स्कॉच बनती है उससे कहीं ज्यादा इंडिया में कंज्यूम हो जाती है, तो कुछ न कुछ शायद मस्टर्ड के कंटेक्स्ट में भी ऐसा ही रहा होगा। तो जिसके कारण ये गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा, पर इसका बहुत दूरगामी मेरे हिसाब से परिणाम होंगे। ठीक है। एक तो देखिए, किसान को बेहतर रिटर्न्स मिलेगा, और अगर रिटर्न बेहतर मिलेगा तो किसान इसको ज्यादा बोएगा, और जब ज्यादा बोएगा तो जो इसका प्रोडक्शन, इसका रकबा बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इसके प्राइस भी कंट्रोल में आएंगे। तो आज जो प्राइसेस बढ़ गए हैं, मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में ये सस्टेन हो या आने वाले महीनों में ये सस्टेन हो, बट इट इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ फार्मर को अगर अच्छा दाम मिलेगा तो ऑयल सीड के ऊपर उसका रुझान रहेगा। तो ये और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी आपने इस्तेमाल किया कि जी कंज्यूमर के कंटेक्स्ट में बताइए सर, कंज्यूमर के लिए बताइए क्या होगा इसका इम्पैक्ट? नहीं, डेफिनेटली कंज्यूमर के हिसाब से भी ये आप कह रहे हैं प्योर, हाँ, नेचुरली मस्टर्ड तो बढ़िया तेल है ही है। और अगर पर एक ही मैं इसके साथ थोड़ा केवियट लगाना चाहता हूँ कि ये ऑफिशियल ब्लेंडिंग तो अब गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, बट इसके लिए ये भी जरूरी है कि गवर्नमेंट ये जो अनऑफिशियल जो थोड़ी बहुत एडल्ट्रेशन होती है उसके ऊपर सॉलिड अंकुश लगाए। अगर वो नहीं लगाएगी तो ये ऑफिशियल ब्लेंडिंग बंद होके और एडल्ट्रेशन वाला खेल चालू हो जाएगा, वो चीज कंट्रोल, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो जरूरी है कि गवर्नमेंट उसमें भी अंकुश लगाए। बिल्कुल, मतलब मतलब ब्लेंडिंग को भले ही आपने रोक दिया हो, लेकिन जो ब्लेंडिंग और एडल्ट्रेशन दोनों में फर्क है, इस फर्क को आप समझिए। ब्लेंडिंग भी हिंदी अगर आप देखेंगे तो मिलावट आपको दोनों जगह मिलेगी, लेकिन ये वाली मिलावट ऑफिशियल मिलावट थी, सरकार ने इसके आदेश दिए हुए थे पहले, लेकिन जो एडल्ट्रेशन है उसके ऊपर अंकुश है। लेकिन दिक्कत यह है कि ब्लेंडिंग की जो इजाजत थी वो कम थी, और जो इलीगल एडल्ट्रेशन हो रहा है उसकी मात्रा ज्यादा है। तो जो बात अतुल जी ने कही बहुत ठीक है, अगर एडल्ट्रेशन नहीं रुकेगा तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में एडल्ट्रेशन होता है। और जो पंजेंसी का जिक्र अतुल जी आपने किया, बिहार में इसे झांस बोलते हैं हम लोग। सरसों के तेल में अगर झांस ज्यादा आए तो माना जाता है कि ये तेल अच्छा है, और इससे भी लोग अंदाजा लगाते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। एक सवाल अतुल जी मेरा आपसे और होगा कि ये जो आपने लीगल जो ब्लेंडिंग थी उसको जो सरकार ने अभी रोका है, क्या इसका ठीक है, सरसों के दाम बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत किसानों को फायदा होगा, आप कह रहे हैं खेती भी बढ़ जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या इससे दूसरे ऑयल का सेंटीमेंट डाउन नहीं होगा? चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो क्रूड पाम तेल हो, या बाकी कोई और ऑयल हो जो इसके साथ ब्लेंड होता होगा, क्या उसके दाम कम नहीं होंगे क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, मस्टर्ड जो है ना ये हिंदुस्तान स्पेसिफिक ऑयल है। ये जो पंजेंट ऑयल है ये दुनिया में कहीं और नहीं पैदा होता हिंदुस्तान के अलावा। जहां तक और तेलों का सवाल है, वो बहुत कुछ और सारा दारोमदार इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर उसमें चलता है। आप सनफ्लावर लीजिए या सोयाबीन लीजिए या पाम लीजिए, ये सारे तेल ज्यादा करके हिंदुस्तान में इंपोर्ट होते हैं, और इंपोर्ट में क्या पैरिटी आ रही है उसके बेसिस पे यहाँ के बाजार चलते हैं।
पिछले कुछ दिनों में जो भयंकर तेजी आई थी, अब पिछले 2-4-5 दिनों में उसमें थोड़ा अंकुश लगा है, और अंकुश ही नहीं लगा है, जितनी तेजी आई थी काफी कुछ वो वापस रिट्रेस हो गई है। तो उसका असर तो रहेगा और चीजों पे, इसमें तो दो राय नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में अपनी राय देने के लिए। और मैं फटाफट आपको जरा बता दूं कि आज पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स में हुआ क्या है, और इस खबर का इंपैक्ट तो है ही, और बाकी भी कुछ खबरें होंगी जो तेजी आई थी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। देखिए सरसों वाली जो खबर आई, और अपनी पीसीआर टीम से गुजारिश करूंगा फटाफट आपको सारे ऑयल कॉम्प्लेक्स के रेट दिखा दें। तो देखिए मस्टर्ड में आज अच्छी तेजी आई, 1.5% के आसपास बढ़ के मस्टर्ड बंद हुआ, और आज 5480 का हाई लगाया मस्टर्ड ने, 5420 पे फाइनली क्लोजिंग हुआ। लेकिन चूंकि बाकी ऑयल अब इसमें नहीं मिलेंगे, तो उसका खामियाजा ये हुआ कि सोया तेल के दाम करीब करीब 3% गिर गए, 900 के नीचे क्लोजिंग हुई सोया तेल की। सोयाबीन का जो प्राइस है उसमें गिरावट आई, और करीब करीब 2.5% सोयाबीन के दाम गिरे। तो सोयाबीन, सोया तेल, क्रूड पाम तेल सीपीओ, वहां पर भी हमने गिरावट देखी, बड़ी गिरावट देखी। लेकिन मस्टर्ड में इसका फायदा हुआ, क्योंकि मस्टर्ड की डिमांड यहां पर बढ़ने वाली है, उसका फायदा साफ तौर पर दिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करेंगे सवाल जवाब। पहला सवाल अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूछिए। हेलो, राहुल जैन साहब हैं, पूछिए राहुल जी। हाँ सर, ये पहले राउंड में हम 2011 में 75,000 में फंसे हुए हैं, और अभी नए सिरे से हम फंस गए चांदी में भयंकर रूप से। तेजी 80 का घर और 58 के इसके पोल आ गए थे सर दिवाली तक सोने के। अब क्या करना है, बुरी तरह उलझ गए। अब आप एक ही राय बताइए कि एग्जिट हो जाए या पोजीशन और बढ़ाएं वापिस से। तो आपने कहा फिजिकल में लिया है या फ्यूचर मार्केट में लिया है? फिजिकल में है सर। अच्छा देखिए, आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो पूरा फॉलो कीजिए सर, ये गुजारिश है। और जब भी हमने चांदी की बात की है पिछले दिनों में, हमारे जितने भी एक्सपर्ट आए हैं सबसे पहले तो उन्होंने मना किया है। पहला जो वाक्य था उनका ये कि चांदी में प्रथम दृष्टया आपको अवॉइड करना चाहिए, चांदी में नहीं एंटर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे ट्रेडिंग के लिए, ये रिस्की कमोडिटी है। लेकिन कुछ लोगों की ये राय थी कि अगर आपने ठान लिया है कि हाँ करना ही है, तो आपको प्रॉपर मार्केट को वॉच करना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि बड़ी गिरावट आ सकती है, और इसके लिए स्टॉप लॉस होता है फ्यूचर मार्केट में। इसको आप अपने मन में फिजिकल मार्केट में भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए आपने 70 पे खरीदा, और आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर 60,000 भाव आ जाएगा तो मैं बेच दूंगा, और यहां से ज्यादा गिरावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये डिसिप्लिन आपको होना चाहिए मार्केट में, और खास करके चांदी जैसी कमोडिटी में तो बहुत जरूरी है। अब बताएं आप क्या करना चाहिए सुनंद इनको? बात अगर उनका पोजीशन फिजिकल में है तो फिजिकल में तो होल्ड कर ही सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए तो होल्ड कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो मार्केट में तो और लिक्विडेशन में एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है। ये मेनली यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से ज्यादा ये डॉलर में स्ट्रेंथ डिस्प्ले दे रही कि वहां पे बहुत रश हो रहा है करेंसी बाइंग में, जिस वजह से मार्केट में जो दूसरे डेवलप कंट्रीज के जो करेंसी थे जैसे स्टर्लिंग पाउंड और यूरो, उसमें भी काफी गिरावट देखने को मिला था, जिस वजह से मार्केट में डॉलर का काफी डिमांड है। तो डॉलर के डिमांड की वजह से सिल्वर में और मंदी देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से उन्होंने फिजिकल बाइंग की है तो वो होल्ड पे रखना चाहिए। और उन्होंने फ्यूचर्स में लिया होता तो फिर वहां पे हमें स्टॉप लॉस बहुत पहले ही रखना चाहिए था, जो जैसे आपने भी कहा था कि अवॉइड करके चलना चाहिए सिल्वर मार्केट में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है ईश्वर जोशी का, पूछिए जोशी जी। हाँ नमस्कार सर, मेरा सर सवाल है नेचुरल गैस में सर, अगर 1 महीने के व्यू से अभी 30-40 फंड जो मिल जाए सर, कब बाइंग करें? नेचुरल गैस के ऊपर, ओके बताइए मनोज जी क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में निचले स्तरों से फिर एक बार सपोर्ट देखने को मिला है मृत्युंजय, लेकिन जो सितंबर और अक्टूबर वायदा जो है उसमें काफी बड़ा गैप है। तो अक्टूबर वायदा में वर्तमान स्तरों पर मैं खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। अगर सितंबर में पोजीशन है तो कल तक के लिए कैरी कर सकते हैं। एक बार 174-175 तक के स्तर मिले तो वहां पे एक बार पोजीशन से निकलना चाहिए। अक्टूबर वायदा में एक बार फिर से अगर करेक्शन आती है टुवर्ड्स 180-184 तो फिर वहां नए सिरे से एंट्री ले सकते हैं। इतने वाइड गैप में अक्टूबर वायदा में वर्तमान स्तरों पर एंट्री के लिए हमारा जो है सजेशन यही रहेगा कि अभी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं आप हमारे साथ सदलपुर से, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर।
सर फिजिकल में थोड़ा गोल्ड लेना चाहते हैं तो नमस्कार, अभी पूछिए। खरीदारी करें या रुक के करें? फिजिकल में आप गोल्ड लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि अभी खरीदारी करें या रुकें। बताइए मनोज जी, फिजिकल में इनको गोल्ड खरीदना है, हाजिर बाजार में गोल्ड खरीदना है, तो क्या अभी खरीद लें या कुछ और सस्ता होने की उम्मीद करें? थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है, तो हमारा मानना है कि एक बार कीमतें 48,000 तक के स्तर जो है दिखा सकती है। तो वर्तमान स्तरों से भी 1,000 से 1,500 रुपए की गिरावट की गुंजाइश और है। तो यहाँ कम से कम लगभग 15 दिन से 1 महीने का वेट करना चाहिए, और 48,000 के आसपास अगर कीमतें मिलती है तो फिर फिजिकल में उन स्तरों से जो है खरीदारी शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि आपको यहां पर करना क्या है, कि गोल्ड में अभी आपको बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक खबर आपको और बता दें कि जो बुलडेक्स लॉन्च हुआ था एमसीएक्स के ऊपर, वहां पर बड़ा शानदार टर्नओवर दिखा है और 6,140 करोड़ का मंथली टर्नओवर दिखा है बुलडेक्स में। कल सितंबर सीरीज की एक्सपायरी हुई और बुलडेक्स का औसत डेली टर्नओवर करीब करीब 267 करोड़ रुपए का रहा। पिछले महीने 24 अगस्त को यह लॉन्च हुआ था। बुलियन इंडेक्स में गोल्ड का 70% और सिल्वर का 30% वेटेज है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।